I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year. हेलो दोस्तों, आज हम सीखेंगे इनकम टैक्स एक्ट की बेसिक नॉलेज। तो ये वीडियो जो लोग अपनी इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं तो सबके लिए फायदेमंद है। चाहे आप ग्रेजुएट हो या फिर आप कॉमर्स फील्ड से हो या फिर आप साइंस फील्ड से हो, आर्ट्स फील्ड से हो, अगर आपने ये वीडियो देख ली तो आपकी बेसिक नॉलेज बहुत अच्छी हो जाएगी इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। अगर आप अपने जब सीए से बात करोगे, जिससे रिटर्न फाइल करवा रहे हो, प्रोफेशनल से बात करोगे, तो आपको बहुत ही बेनिफिट मिलेगा क्योंकि आपको बेसिक नॉलेज बहुत अच्छी मिल गई है इनकम टैक्स के ऊपर। तो अगर आपकी इनकम इतनी है कि आप आईटीआर फाइल करते हो और या नहीं भी है, तब भी इस वीडियो को देखो तो आपको बेसिक नॉलेज मिल जाए। इनकम टैक्स है क्या, किसको जमा करवाना पड़ता है, ये है क्या, कैसे कैलकुलेट होता है, कैसे इनकम कैलकुलेट की जाती है, कैसे टैक्स जमा करवाया जाता है। एग्जैक्टली ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है थोड़ी पूरी इनकम टैक्स के ऊपर। तो हमारे साथ है सोनू यहाँ पर, जो हमारी हेल्प करेंगे। जी, जो न्यू कमर है, जिनको बिल्कुल नॉलेज नहीं है इनकम टैक्स के बारे में, वो हमसे बेसिक क्वेश्चंस पूछेंगे। अगर मैं जो लेक्चर दे रहा हूँ उसमें कोई क्वेश्चंस आते हैं, उनको नहीं समझ आता है, तो वो आपके बिहाफ पे मुझसे क्वेश्चन पूछेंगे और हम उनका आंसर देंगे। तो सबसे पहले शुरुआत करते हैं, इनकम टैक्स है क्या, इनकम टैक्स रिटर्न क्या है। गवर्नमेंट ने एक एक्ट इशू किया हुआ है जिसे कहते हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये कानून बना हुआ है। इस कानून के तहत पर हर कोई पर्सन जो भी इनकम कमाता है इंडिया पर या इंडिया के बाहर, ग्लोबल इनकम, उसके ऊपर टैक्स लगाया जाता है। गवर्नमेंट कहती है आपने जितना भी पैसा कमाया है उसका कुछ परसेंटेज आप हमें पे कर दो एज ए इनकम टैक्स के रूप में, उनके खर्चे के लिए। ठीक है, जैसे अगर आपने कुछ सैलरी कमाई है, आप जॉब करते हो कहीं पर, आपने कुछ अर्निंग करी है, तो गवर्नमेंट कहेगी इसमें हमारा भी हिस्सा है। आप कुछ बिजनेस करते हो, जितना आपने अर्न करा है, गवर्नमेंट कहेगी इसमें भी हमारा कुछ हिस्सा है। आपने कोई अपनी प्रॉपर्टी रेंट पर दी हुई है, उस पर भी गवर्नमेंट कहेगी जो रेंट आपने रिसीव करा है कुछ टैक्स हमें पे कर दो। ऐसे ही आपने अपना घर खरीदा और घर को बेच दिया, 1 करोड़ का घर खरीदा, 1.5 करोड़ का बेच दिया, गवर्नमेंट कहेगी हमें उस पर टैक्स पे करो। ऐसे गोल्ड आपने खरीदा, गोल्ड बेचा, ऐसी आपको कुछ और मिसलेनियस इनकम हो गया, जॉब के साथ साथ आप ट्रेडिंग कर रहे हो, शेयर ट्रेडिंग कर रहे हो, तो ग्लोबल अप्रोच जो भी आप इनकम कमाएंगे सबके ऊपर आपको टैक्स पे करना है। ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 बोलता है। अब हमें समझना होगा ये कैलकुलेशन कैसे की जाती है और हमें रिटर्न कैसे फाइल करनी है, हमें बेसिक नॉलेज क्या है, कैसे हमें इनकम को कंप्यूट करना है और कैसे टैक्स जमा होता है। देखो, इनकम टैक्स एक्ट ने टोटल सारी इनकम को 5 सब हेड में डिवाइड कर दिया है। सारी इनकम को बाइफरकेट करा 5 हेड्स के अंदर। ये आपकी इनकम, ये आपकी इनकम, ये इनकम, ये इनकम और ये इनकम। जितनी भी टोटल इनकम होगी उनको हम 5 स्लैब में डिवाइड कर देंगे अलग अलग, मतलब कि हम उसकी ग्रुपिंग कर देंगे। तो पहली ग्रुपिंग होती है, सबसे पहले इनकम टैक्स एक्ट कहता है सैलरी इनकम। मतलब कि अगर आप कहीं पर जॉब करते हैं, कुछ एम्प्लॉयमेंट है आपकी, तो वो सैलरी हेड के अंदर जाएगा। दूसरी इनकम आती है, कुछ आप बिजनेस करते हो, कुछ प्रोफेशन करते हो। बिजनेस मतलब कुछ ट्रेडिंग करते हो, मैन्युफैक्चरिंग करते हो, उसको बेचते हो, या फिर आप डॉक्टर हो, या फिर आप सीए हो, लेकिन आप एम्प्लॉयमेंट में ना होके अपना प्रोफेशन कर रहे हो, एज अ बिजनेस रन कर रहे हो। तो उस केस में आपकी वो प्रोफेशनल इनकम बोली जाती है, पीजीबीपी हेड के अंदर आती है। प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, ये दूसरा हेड होता है। तीसरा हेड होता है कैपिटल गेन का। कैपिटल गेन का मतलब होता है कि अगर आपने कोई चीज खरीदी और उसको बाद में बेच दिया, नॉट एज अ बिजनेस, आपका कोई बिजनेस पर्पज नहीं था, जैसे हाउस प्रॉपर्टी आपने अपने रहने के लिए खरीदा था, उसके बाद आपने इसको बेच दिया, तो ये कैपिटल गेन के अंतर्गत आएगा। ऐसे ही आपने गोल्ड खरीदा, गोल्ड को बेच दिया। कोई आर्ट खरीदी, बहुत महंगी महंगी आर्ट्स आती है, समझ लीजिए आपने 1 लाख रुपए की कोई आर्ट खरीदी, उसको 1.5 लाख रुपए का बेच दिया। कोई स्टोन्स खरीदे, तो आपने उसको बेच दिया, ये सारे कैपिटल गेन के अंतर्गत आते हैं। ज्यादातर जो मैंने एग्जांपल दिए यही ज्यादातर कवर रहेंगे आपके। और भी होता है, जैसे आपने शेयर्स खरीदा, कोई शेयर खरीदे आपने, उसको बेचा, तो वो कैपिटल गेन के अंतर्गत रहेगा। लेकिन अगर आप शेयर का ही बिजनेस खरीदो, ट्रेडिंग का ही काम करते हो, मेन बिजनेस ही आपका ट्रेडिंग का है, तो वो पीजीपीपी में चला जाएगा, पीजीपीपी इनकम मानी जाएगी क्योंकि आप उसका बिजनेस कर रहे हो। अगर आप उसका बिजनेस नहीं कर रहे, आप ऐसी ऑल्टरनेटिवली आप जॉब के साथ अपने बिजनेस के साथ शेयर ट्रेडिंग करते हो, तो शेयर ट्रेडिंग के ऊपर कैपिटल गेन कैलकुलेट होगा। अब कैपिटल गेन के अंदर क्या होता है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कैलकुलेट किया जाता है। शॉर्ट टर्म गेन और लॉन्ग टर्म गेन, इसका मतलब ये होता है कि अगर आपने अपने शेयर्स को 1 साल या इससे अब अपने पास होल्ड करके रखा था, फिर उसको बेचा है, तो इस पर लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन कैलकुलेट होता है। और अगर ही ऐसे आपने शेयर 1 साल के अंदर ही बेच दिया, मई में खरीदा जुलाई में बेच दिया, तो इसे कहेंगे शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन। तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन के ऊपर जो टैक्स लगेगा वो होता है 15%।
और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन के ऊपर होता है 10% और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन 1 लाख तक एग्जेंट भी रहता है। ये सिर्फ एग्जांपल्स है। ऐसे ही कैपिटल गेन के अंदर बहुत सारी चीजों के ऊपर अलग अलग तरीके से टैक्स लगता है। जैसे आपने हाउस प्रॉपर्टी बेची, हाउस प्रॉपर्टी के लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म कैलकुलेट करने के अलग अलग पीरियड है। आपने हाउस प्रॉपर्टी 2 साल तक रखी तो वो शॉर्ट टर्म रहेगी, 2 साल के बाद बेची तो लॉन्ग टर्म रहेगी। लेकिन शेयर के केस में लिस्टेड शेयर्स की बात कर रहे हैं, अगर वो 1 ईयर तक रखी तो शॉर्ट टर्म, 1 ईयर के बाद बेची तो लॉन्ग टर्म। तो ऐसे ही कैलकुलेट किया जाता है एसेट्स टू एसेट्स बेसिस पे। वो सबके रेट अलग है। जैसे लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन अगर आप कैलकुलेट करते हो हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर, हाउस प्रॉपर्टी मतलब कि आपने कोई घर खरीदा था, वो घर बेच दिया, तो आपके ऊपर लगेगा सीधा 20% टैक्स। और शॉर्ट टर्म बेचा तो वो स्लैब में आ जाएगा। तो ये अलग अलग रेट होता है कैपिटल गेन के ऊपर, प्रॉपर्टी के ऊपर अलग, शेयर्स के ऊपर अलग। तो हमें ये कैलकुलेट करना होता है। अगला हेड आता है हाउस प्रॉपर्टी इनकम। हाउस प्रॉपर्टी इनकम क्या होती है कि आपके पास कोई घर है, आपने उसको रेंट पे चढ़ा दिया, तो उसे कहेंगे हाउस प्रॉपर्टी इनकम। मतलब कि आपने अपनी इनकम रेंटल के थ्रू कमाई। अब ये रेंटल इनकम अगर आपका प्रोफेशन ही है, बिजनेस ही है ये, मतलब कि आप घर खरीदते हो, उनको रेंट पे चढ़ाते हो, आपका कोई काम नहीं, तो ये पीजीपीपी में भी आ सकती है। लेकिन नॉर्मली मेजोरिटी क्लासेस की ये हाउस प्रॉपर्टी इनकम ही कहलाएगी। तो आपको हाउस प्रॉपर्टी इनकम कैसे कैलकुलेट करनी है कि जितना आपने रेंट रिसीव करा उसमें गवर्नमेंट 30% फ्लैट डिडक्शन दे देती है खर्चों के नाम का। आप इसमें से खर्चे माइनस नहीं कर सकते हैं। आपने 1 लाख रुपए रेंट कमाया पूरे साल में, गवर्नमेंट कहेगी 30% इसमें से माइनस कर दो, तो बाकी का बचा 70,000। तो 70,000 आपकी इनकम मान ली जाएगी, उसमें से म्युनिसिपल टैक्सेस माइनस कर दो, बाकी की जो नेट इनकम होगी उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना है स्लैब के अकॉर्डिंग। ये रही हाउस प्रॉपर्टी की इनकम। उसके बाद आता है पांचवा हेड अदर सोर्स इनकम। जो इनकम इन चारों हेड में नहीं आएगी वो अदर सोर्स में आ जाएगी। जैसे अगर आप जो सैलरी की इनकम है वो सैलरी हेड में चली गई, बिजनेस प्रोफेशन की बिजनेस प्रोफेशन में चली गई, कैपिटल गेन कुछ करा आपने वो कैपिटल गेन में चली गई, और आपने हाउस प्रॉपर्टी रेंटल इनकम कमाई तो रेंटल में चली गई। लेकिन इन चारों के अलावा अगर आपने कुछ भी करा तो वो अदर सोर्स में चली जाएगी। एग्जाम्पल कैसे, समझ लीजिए आप जॉब करते हैं, जॉब के साथ साथ बच्चों को भी पढ़ा लेते हैं। अब बच्चों को पढ़ाना आपकी एक तरीके से अदर सोर्स इनकम है, क्योंकि आप उसका कोई बिजनेस और प्रोफेशन नहीं करते, आप एक ऑल्टरनेटिव इनकम कमा रहे हैं, तो उसको आप अदर सोर्स में डाल सकते हैं। ऐसी आपकी कोई लॉटरी लग गई है, ठीक है, लॉटरी से पैसा कमाया आपने, तो वो अदर सोर्स में चला जाएगा। किसी ने आपको पैसे गिफ्ट कर दिए हैं, समझ लीजिए आपके कोई फ्रेंड्स हैं, रिलेटिव्स हैं, उन्होंने आपको पैसे गिफ्ट कर दिए हैं, तो वो अदर सोर्स इनकम कहलाएगी। तो अदर सोर्स में वो इनकम जाती है जो बाकी के 4 हेड में नहीं गई, और स्पेसिफिक कुछ इनकम है। जैसे मैंने आपको बताया लॉटरी इनकम, हॉर्स रेसिंग करी आपने, कमीशन कोई कमाया, इंश्योरेंस कमीशन कमा लिया, तो वो अदर सोर्स में चली जाती है। तो इन पांचों हेड की इनकम को क्लब करेंगे, फिर उनके ऊपर हम टैक्स पे करेंगे। ये मैंने आपको बहुत डिटेल में नहीं समझाया है, सिर्फ आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने के लिए कि इनकम टैक्स है क्या और इसमें कैसे कैसे हेड्स बनाए जाते हैं, कैसे कंप्यूट किया जाता है, ताकि आप अपनी कंपटीशन को समझ सको। जब आप अपने सीए और चार्टर्ड अकाउंटेंट, अपने अकाउंटेंट टैक्स प्रोफेशनल से रिटर्न फाइल करवाओगे, तो आप अपनी कंपटीशन को समझ सकोगे कि ये कैसे कैलकुलेशन की गई है। अब जो भी आपकी इनकम बनी पांचों हेड में से, गवर्नमेंट कुछ डिडक्शन अलाउ करती है। जैसे कि अगर आप, गवर्नमेंट कहती है अगर आप एनपीएस में पैसा डाल देते हो तो हम उसको माइनस कर देंगे, आपकी इनकम नहीं मानेंगे, आपको डिडक्ट कर देंगे उस अमाउंट को। आप एलआईसी खरीद लेते हैं, आप 5 इयर्स की फिक्स डिपॉजिट कर देते हैं, ईएलएसएस कैटेगरी के म्यूचुअल फंड खरीद लेते हैं, आपके बच्चे हैं उनकी स्कूल फीस जाती है उसको माइनस कर देंगे, आपने कोई हाउस प्रॉपर्टी के ऊपर लोन लिया था उसको माइनस कर देंगे, लोन के इंटरेस्ट अमाउंट को। तो इस तरीके से डिडक्शंस होती है। आपने डोनेशन कर दी किसी को, डोनेशन पॉलिटिकल पार्टी को, एनजीओ को, ऐसे बहुत लंबी लिस्ट है जिसमें आपको डिडक्शंस अलाउ किए जाती है। अब डिडक्शन के सेक्शंस होते हैं अलग अलग। जैसे गवर्नमेंट ने एक सेक्शन में कुछ पर्टिकुलर डिडक्शंस को मेंशन कर दिया, अगले सेक्शन में कुछ और। जैसे एग्जांपल के तौर पे जो फेमस सेक्शंस है वो है एटीसी। एटीसी के अंदर कौन कौन सी डिडक्शन आती है? गवर्नमेंट कहती है आपको 1.5 लाख रुपए तक की डिडक्शन मिलेगी अगर आप एटीसी में मेंशन इन्वेस्टमेंट करते हैं, सबको मिलाकर। एटीसी में क्या आता है? जैसे एलआईसी आपने ले ली, कोई म्यूचुअल फंड ले लिया आपने, एफडी ले ली 5 इयर्स की, स्कूल के बच्चों की फीस उसके अंदर जाती है, और प्रोविडेंट फंड का पैसा उसके अंदर जाता है, और सुकन्या जो स्कीम आई है उसकी उसकी में आपने डिपॉजिट किया है वो उसमें डिडक्शन हो जाएगी। तो इस तरीके से काफी सारी डिडक्शन है एटीसी के अंदर, मेजर मेजर ये है। तो आपने इनमें कुछ इन्वेस्ट करा तो वो माइनस हो जाएगा, लेकिन अप टू 1.5 लाख। और सेक्शन है एटीडी है, मेडिकल इंश्योरेंस के लिए, अगर आपने कुछ मेडिकल इंश्योरेंस लिया है तो वो अमाउंट माइनस हो जाएगा एटीडी के अंदर। अगर आपकी फैमिली में कोई ऐसा पर्सन है जो डिसेबल है और आप पे डिपेंडेंट है, आप उसका खर्चा उठाते हो, तो एटीडीडी के अंदर आपको उसमें डिडक्शन मिलती है 75,000 रुपए की, और सीनियर सिटीजन है और सीवियर डिसेबल है तो 1.25 लाख की।
ऐसी एटीयू है, अगर आप खुद सेल्फ डिसेबल्ड हो तो आपको एटीयू में 75,000 ऑब्लिक 1.25 लाख दोनों में से कोई भी मिल सकती है। अगर सीवियर डिसेबल हो तो 1.25 लाख रुपए की मिलेगी। तो ये सेक्शन इस तरीके से बने हुए हैं, ये सारी आपको डिडक्शन मिलेगी, फिर माइनस होगा, और जो माइनस होने के बाद नेट अमाउंट आएगा उसके ऊपर आपको टैक्स पे करना है। ये वीडियो ज्यादातर इंडिविजुअल बेसिस को ज्यादा समझने की जरूरत है, तो हम इंडिविजुअल बेसिस के ही एग्जांपल पकड़ेंगे। ये सारी डिडक्शन इंडिविजुअल्स को मिलती है और एचयूएफ को मिलती है। हम कंपनी, फर्म्स और कोऑपरेटिव सोसाइटी की बात नहीं कर रहे, इंडिविजुअल्स के ऊपर कौन सा टैक्स स्लैब्स एप्लीकेबल होता है और डिडक्शंस मिलती है वो हमने बताई। अब जो आपकी नेट इनकम बची, ग्रोस टोटल इनकम बोलेंगे पांचों हेड की इनकम को, इसमें से जो आपने डिडक्शन माइनस करी उसके बाद आ जाती है टोटल इनकम। इस टोटल इनकम के ऊपर आपको स्लैब वाइज टैक्स पे करना पड़ता है। अब टैक्स होते हैं दो तरीके से, अभी गवर्नमेंट ने न्यू डिजाइन को इशू कर दिया है। पहले सिर्फ एक ही डिजाइन होती थी, ओल्ड डिजाइन, जिसको ओल्ड डिजाइन नहीं बोलते थे, सिर्फ टैक्स स्लैब ही बोलते थे। वो जो टैक्स स्लैब होते थे उसके अकॉर्डिंग ही आपको टैक्स पे करना पड़ता था। लेकिन गवर्नमेंट ने रिसेंट में एक नई टैक्स स्लैब को इशू करा, जिसके अंदर अब आपको डिडक्शन अलाउ नहीं होगी। जो पांचों हेड की इनकम है सिर्फ आपको वही इनकम मानी जाएगी आपकी, और डिडक्शन आपको डिसअलाउ कर दी गई है। मतलब कि ना आप एलआईसी करोगे आपको डिडक्शन नहीं देंगे, पीएफ करोगे नहीं डिडक्शन देंगे, कोई भी तरीके की डिडक्शन नहीं देंगे, एक्सेप्ट टू डिडक्शन देंगे न्यू डिजाइन के अंदर। वो क्या है, एक है स्टैंडर्ड डिडक्शन, सैलरी में से 50,000 रुपए माइनस कर देंगे, जितनी भी आपकी सैलरी है। अगर आपकी 10 लाख रुपए की सैलरी है उसमें से 50,000 रुपए माइनस करेंगे, 9.5 लाख की सैलरी मानेंगे। ये डिडक्शन ओल्ड डिजाइन में भी एप्लीकेबल है, न्यू डिजाइन में भी एप्लीकेबल है। एक और सेक्शन है 80CCD2 सबसेक्शन 2, इसके अंदर होता है एनपीएस की डिडक्शन। अगर आपका एम्प्लॉयर ने एनपीएस डिपॉजिट करा है, ठीक है ना, अपने उसमें से अपने पॉकेट में से, तो एम्प्लॉयर की जो कंपटीशन, एम्प्लॉयर ने जो अपनी पॉकेट में से एनपीएस को डिपॉजिट करा है वो माइनस हो जाएगा इसके अंदर 80CC2 में। ये एनपीएस आपको न्यू डिजाइन में भी अलाउड है, ओल्ड डिजाइन में भी अलाउड है, फाइनेंशियल है 23-24 तक। तो न्यू डिजाइन में सिर्फ ये दो ही डिडक्शन अलाउड है। और जो नेट इनकम आएगी उसमें न्यू डिजाइन के टैक्स स्लैब अलग दे रखे हैं। टैक्स स्लैब्स का मतलब होता है कि एक रेंज दे दी है आपने। जैसे हम रेंज की बात करते हैं ओल्ड डिजाइन की, गवर्नमेंट कहती है ओल्ड डिजाइन के अंदर अगर आपने 0 से 2.5 लाख रुपए कमाए हैं तो जीरो टैक्स, कोई टैक्स नहीं देना। 2.5 लाख से 5 लाख रुपए की इनकम के ऊपर आपको 5% टैक्स पे करना है। 5 लाख से 10 लाख रुपए तक की जो इनकम रहेगी आपकी 20% टैक्स जाएगा, और 10 लाख रुपए के ऊपर जो भी इनकम रहेगी उसके ऊपर फ्लैट 30% टैक्स जाएगा। अब न्यू डिजाइन के जो टैक्स है वो थोड़े रिलैक्स्ड है, इतने ही नहीं है, उसमें रेट थोड़े कम है। जैसे 0 से 3 लाख रुपए तक की इनकम पे कोई टैक्स नहीं है, 3 से 6 पे 5%, 6 से 9 पे 10%, 9 से 12 पे 15%, 12 से 15 पे 20%, और 15 के ऊपर रहेगी तो 30%। तो आप देखोगे इसमें जो टैक्स स्लैब्स हैं वो थोड़े रिलैक्स कर दिए हैं, उसमें रेट भी थोड़े रिलैक्स किए हुए हैं। इसकी वजह से न्यू टैक्स स्लैब में आपके जो टैक्सेशन टैक्स बनेगा वो कम बनेगा। लेकिन आपको कंपेयर करना पड़ेगा, अगर आपकी डिडक्शन ज्यादा है तो आपको ओल्ड टैक्स डिजाइन को सिलेक्ट करना है, डिडक्शन कम है तो न्यू टैक्स डिजाइन को सिलेक्ट करना है। अगर हम इन दोनों को समझें, अगर आपके पास कोई डिडक्शन नहीं है तो आप हमेशा न्यू टैक्स डिजाइन पे चले जाइए, ओल्ड टैक्स डिजाइन ना लीजिए, क्योंकि हमेशा उसमें टैक्स कम बनेगा। दूसरा, एक गवर्नमेंट डिडक्शन भी देती है अगर आपकी इनकम 5 लाख रुपए तक है, टोटल इनकम आफ्टर डिडक्शन ओल्ड डिजाइन के अंदर। तो 5 लाख रुपए तक अगर आपकी इनकम है सारी डिडक्शन को माइनस करने के बाद, तो 5 लाख रुपए तक आपको कोई भी टैक्स नहीं पे करना, ठीक है, तो आपकी जीरो टैक्स बन जाएगा। लेकिन 5 लाख से एक्सीड करता है तो आपको वो डिडक्शन नहीं मिलेगी, तो जो भी नॉर्मल स्लैब्स के अकॉर्डिंग टैक्स बनेगा वो आपको पे करना है। न्यू डिजाइन में ये डिडक्शन 5 लाख से एक्सीड करके 7 लाख कर दिए। अगर 7 लाख रुपए तक आपका इनकम है तो आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना, भले ही वो 3 से 6 में 5% लग रहा हो, 6 से 9 में आपका 10% लग रहा हो, कोई भी टैक्स बने, लेकिन टोटल इनकम अगर आपकी 7 लाख रुपए है न्यू डिजाइन में तो आपको जीरो टैक्स पे करना है, किसी तरीके का कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो न्यू डिजाइन ओल्ड डिजाइन को डिसाइड करने का बेस्ट तरीका है, डिडक्शन नहीं है तो न्यू डिजाइन ले लीजिए, डिडक्शंस हैं लेकिन आपकी इनकम तब भी 7 लाख रुपए ही बन रही है ग्रोस टोटल इनकम, तो भी आपको न्यू डिजाइन को सिलेक्ट करना है, ओल्ड डिजाइन को सिलेक्ट नहीं करना। आगे समझ, ठीक है। ओल्ड डिजाइन में अगर आपकी नेट इनकम 5 लाख से नीचे बन रही है और न्यू डिजाइन में आपकी ग्रोस टोटल इनकम ही जो दो डिडक्शन है उसको माइनस करने के बाद आपकी इनकम 7 लाख से नीचे बन रही है, तो भी आपको न्यू डिजाइन में ही सिलेक्ट करनी है, ओल्ड डिजाइन को सिलेक्ट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपकी इनकम 7 लाख से एक्सीड करती है तब आपको कंपेयर करना पड़ेगा कि आपको बेनिफिट किस में मिल रहा है। हो सकता है कि ओल्ड डिजाइन में डिडक्शन के बाद इनकम 5 लाख से नीचे आ जाए,
न्यू डिजाइन में 7 लाख के ऊपर जाए तो आपको ओल्ड डिजाइन बेनिफिशियल रहेगी, क्योंकि 5 लाख तक इनकम टैक्स जीरो हो गया आपका। और इससे एक्सीड करती है तो आप कंपेयर करके देखिए, कैलकुलेट करके देखिए कि ओल्ड डिजाइन में क्या टैक्स बन रहा है, न्यू डिजाइन में क्या टैक्स बन रहा है, और दोनों में से जो बेनिफिशियल है उसको आप सिलेक्ट करके अपनी रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। अब आपने अपने एम्प्लॉयर को ओल्ड डिजाइन सेलेक्ट करने के बोल दिया, लेकिन आपको बेनिफिट मिला है न्यू टैक्स डिजाइन में, तो आप न्यू टैक्स डिजाइन को सिलेक्ट कीजिए और उसमें अपनी रिटर्न को फाइल कीजिए। कोई ये कंपलसरी नहीं है कि आपने एम्प्लॉयर को जो डिजाइन सेलेक्ट करने के लिए बोला था वही आपको भी सिलेक्ट करनी है। आप चेंज कर सकते हैं एट द टाइम ऑफ द फाइलिंग रिटर्न। तो आप रिटर्न फाइल करते हुए इसको सिलेक्ट करके फाइल कर सकते हैं। अब ये थोड़ी सी बेसिक इंफॉर्मेशन है, ये कैसे इनकम कैलकुलेट होती है, कैसे हमें रिटर्न फाइल करनी है इन कंप्यूटर, जो भी आपकी कंप्यूटेशन मिले। जब भी आप अपनी रिटर्न को फाइल करवाएं तो अपने सीए, अपने प्रोफेशनल्स को बोलिए कि पहले मुझे कंप्यूटेशन को भेजिए, मैं कंप्यूटेशन को चेक करूंगा कि उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, कि सैलरी कितनी लिखी है, बाकी इनकम क्या लिखी हुई है, और सबको अपने हाथ से एक एक करके टिक करके फिर फाइल करवाइए। कोई आपको कंप्यूटेशन नहीं देता है तो उससे फाइल ना करवाइए, क्योंकि गलती हो सकती है और आपको नॉलेज नहीं मिलेगी उसने क्या फाइल कर दिया, फॉर्म आप पढ़ नहीं पाओगे। इनकम टैक्स के अंदर अलग अलग फॉर्म्स होते हैं, फॉर्म्स की बात कर लेते हैं। इनकम टैक्स ने अलग अलग फॉर्म्स इश्यू किए हुए हैं, आईटीआर 1, आईटीआर 2, आईटीआर 3, 4, 5, 6, 7। आपके लिए जो रेलिवेंट है वो आईटीआर 1 टू आईटीआर 4 है सिर्फ। 5, 6, 7 कंपनीज, पार्टनरशिप फर्म्स, कोऑपरेटिव सोसाइटी, एनजीओ, ट्रस्ट के लिए एप्लीकेबल होते हैं। आपको आईटीआर 1 टू 4 पे ध्यान देना है। आईटीआर 1 होता है उनके लिए जिनकी सिर्फ सैलरी इनकम है प्लस हाउस प्रॉपर्टी इनकम है और अदर सोर्स है। अगर सिर्फ 3 हेड में इनकम लाई करती है तो आप आईटीआर 1 की तरफ जाएंगे, आईटीआर 1 फाइल करना है। आईटीआर 2 में कैपिटल गेन भी इंक्लूड हो जाता है, सैलरी, कैपिटल गेन, हाउस प्रॉपर्टी और अदर सोर्स, 4 हेड कवर हो गए। अब आती है पीजीबीपी। अगर आपकी बिजनेस और प्रोफेशन है कोई तो आपको आईटीआर 3 पे जाना होगा या आईटीआर 4 पर जाना होगा। आईटीआर 4 उनके लिए होता है जो प्रिजम्पटिव से टैक्सेशन को फॉलो करते हैं। अब प्रिजम्पटिव के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, प्रिजम्पटिव है क्या, प्रिजम्पटिव टैक्सेशन किसे कहते हैं और आईटीआर 4 किस पे एप्लीकेबल की जा सकती है। समझ लीजिए आप कोई बिजनेस करते हैं और आपकी टर्नओवर 1 करोड़ रुपए है, तो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन आते हैं 44 एडी और एडीए के अंदर। ये 2 सेक्शन इश्यू किए हुए हैं गवर्नमेंट ने। 44 एडी होता है प्रोफेशनल्स के लिए, 44 एडी होता है अदर देन प्रोफेशन के लिए। 44 एडी कहता है कि आपकी जितनी भी टर्नओवर है हम उसका 6%, 8%, 6% मानेंगे या 8%। अगर आपने बैंक में रिसिप्ट ली है तो 6%, अगर आपने कैश में रिसीव करा है तो 8%। हम इतनी ही इनकम मानेंगे, हमें आपके डिडक्शन से कोई मतलब नहीं है। मतलब कि डिडक्शंस मतलब वो डिडक्शन नहीं एटीसी वाली, एटीसी एटीयू ये वाली डिडक्शन नहीं, एक खर्चों वाली कि आपने भाई बिजनेस करा है, आपने 1 करोड़ की सेल करी है, आपने परचेज भी करी होगी, सैलरी भी पे करी होगी, नेट में आपकी जो इनकम निकलेगी वो पीजीपीपी में टैक्सेबल होती है। लेकिन प्रिजम्पटिव टैक्सेशन कहता है 44 एडी के अंदर आपकी जितनी भी सेल है हम बस उसका 6% और 8% मान लेंगे, आपकी इतनी इनकम हम मान लेंगे, आप इसमें अपनी रिटर्न फाइल करवा सकते हैं। तो आपको कोई खर्चे, बैलेंस शीट, पीएनएल देने की कोई जरूरत नहीं है। ये है 2 करोड़ तक। अगर आपकी सेल 2 करोड़ है तो आप 44 एडी को यूज कर सकते हो। 44 एडी है बिजनेस वालों के लिए, प्रोफेशनल वालों के लिए नहीं, सिर्फ बिजनेस वालों के लिए। 2 करोड़ तक की टर्नओवर अगर आपकी है तो उसमें 2 करोड़ का 6% मानो, अगर बैंक से आया, कैश से जो आया है उसका 8% मानो। इतनी आपने इनकम मान ली, इतनी इनकम के ऊपर जो भी टैक्स बनता है डिडक्शंस माइनस करके, अगर ओल्ड एग्जाम लेते हो, अगर ओल्ड एग्जाम नहीं है न्यू एग्जाम लेते हो तो डिडक्शन अलाउड नहीं है, तो उसमें जो भी टैक्स बनता है उनके अकॉर्डिंग आप पे कर दो। अब ये 2 करोड़ से लिमिट 3 करोड़ भी जा सकती है, अगर आपकी जो कैश रिसीप्ट है वो मिनिमम मैक्सिमम 5% है, मिनिमम भी मैक्सिमम 5% है। अगर आपने जो टोटल रिसिप्ट करी है उसका सिर्फ 5% तक कैश रिसिप्ट है तो आप 3 करोड़ तक ये लिमिट यूज कर सकते हो। अगर उसके ऊपर एक्सीड करता है तो आपको फुल बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने पड़ते हैं और अपना ऑडिट भी करवाना पड़ता है इनकम टैक्स के अंदर। अब रही 44 एडीए। 44 एडीए होता है प्रोफेशनल के लिए। अगर आपकी इनकम 50 लाख रुपए तक है ग्रोस रिसिप्ट, तो आप इसमें कहते हैं कि 50% हम टैक्स इसका पे कर दो। 50% इनकम मान लो, टैक्स नहीं, 50% इनकम मान लो। समझ लीजिए आप प्रोफेशन करते हो डॉक्टरी का और आपने इस डॉक्टर प्रोफेशनल से 15 लाख रुपए कमाए हैं, तो गवर्नमेंट कहेगी 7.5 लाख रुपए आप हमें बता दो कि 7.5 लाख रुपए आपने कमाए हैं, 7.5 लाख आपकी इनकम मान ली जाएगी, उसके ऊपर आप हमें टैक्स पे कर दो। तो ये लिमिट दे रखी है इसके अंदर, इसे कहते हैं प्रिजम्पटिव टैक्सेशन। तो आईटीआर 4 जो प्रिजम्पटिव टैक्सेशन को यूज करते हैं उनके लिए आईटीआर 4 होती है। आप आईटीआर 4 की तरफ जाइए। अगर आप ये प्रिज्यूम करते हैं हमारी इनकम इतनी है, लेकिन ये प्रिज्यूम इतना नहीं है
कि आपने एक्चुअली में कमाए हो 1 करोड़ के ऊपर 15 लाख रुपए और आप दिखा रहे हो 1 करोड़ पे 8 लाख रुपए। नहीं, आपको एक एस्टिमेट देना पड़ेगा कि सर मैंने 1 करोड़ पे 15 लाख दिखाया, तो आपको 15 लाख की फिगर डालनी चाहिए उसमें, ना कि 8 लाख रुपए की। कल को असेसमेंट होगी तो आप पे टैक्स लग सकता है। तो ऐसा ना करें कि सेल 1 करोड़ की है, हम 6% में आते हैं 44 में, हम 6 लाख की इनकम दिखाते हैं और निकल जाते हैं। एक्चुअली में हमने 25 लाख रुपए कमाए हैं। नहीं, आपको 25 लाख ही दिखाना पड़ेगा, एक एस्टिमेटेड फिगर। आपको बुक्स नहीं बनानी, उसमें कैलकुलेट नहीं करना, लेकिन एक आपका एस्टिमेशन होना चाहिए सही कि भाई आपने एक 25 लाख कमाया तो 25 लाख दिखाने हैं। तो एक प्रिजम्पटिव टैक्सेशन को जो लोग यूज करते हैं उसको 40 ITR 4 फाइल करनी होती है, क्योंकि इसमें बैलेंस शीट PNL नहीं जाती है। ITR 3 उनके लिए हो गई जो अपनी फुल बुक्स ऑफ अकाउंट्स दिखाएंगे, जिसके अंदर आप वो PNL भी दिखाएंगे, बैलेंस शीट भी दिखाएंगे, फुल बुक्स दिखाएंगे, वो ITR 3 पर जाएंगे। अब ITR 3 एक लोगों को और फाइल करनी है, भले ही आपकी कोई PGBP इनकम ना हो, भले ही आप प्रिजम्पटिव इनकम फॉलो कर रहे हो, लेकिन तब भी आप ITR 3 ही फाइल करनी पड़ेगी। वो उनके लिए होता है अगर आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हो या किसी कंपनी के आपके पास शेयर्स है। शेयर्स कौन से? अनलिस्टेड शेयर्स, लिस्टेड नहीं, जो स्टॉक एक्सचेंज के थ्रू आप खरीदते हो, ब्रोकरेज के ब्रोकिंग एजेंसी के थ्रू खरीदते हो, वो वाले शेयर्स नहीं, जो अनलिस्टेड होते हैं। अनलिस्टेड शेयर अगर आपकी किसी कंपनी में है और आप किसी कंपनी में डायरेक्टर हो, तो आपको ITR 3 ही फाइल करनी पड़ेगी, भले ही सिर्फ आपने सैलरी इनकम कमाई है, क्योंकि ITR 3 के प्रोविजन है ये। तो ये 4 फॉर्म्स आपको ध्यान रखने हैं, 1 2 3 4, ये कब एप्लीकेबल होंगे, आपको कब फाइल करने हैं। तो ये रही सारी ओवरऑल कि इनकम टैक्स क्या है, कितने हेड्स है, कैसे टैक्स कंप्यूट होता है और कैसे रिटर्न फाइल करनी है। आपको इसमें से इंफॉर्मेशन सिर्फ इतनी समझनी है कि आपको अपना जब कंपटीशन मिले तो उसको आपको समझना आ जाए कि कैसे कंपटीशन को रीड करना है, इनकम टैक्स है क्या, कैसे कैलकुलेट होता है। ये कोई लीगल एडवाइस नहीं है कि जो हमने बताई है कि आप ऐसे ऐसे आप इनकम टैक्स में आपको नॉलेज गेन हो जाएगी। नहीं, आपको सिर्फ बेसिक इतना समझाया गया है कि इनकम टैक्स है क्या, ताकि आप उसको समझ सके। बाकी अपने CA से ही गाइडेंस लीजिए, अपने अकाउंटेंट, अपने प्रोफेशनल से ही गाइडेंस लीजिए कि कैसे आपको रिटर्न फाइल करनी है, और उन्हीं से ही फाइल करवाइए, खुद ना फाइल कीजिए, क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड इश्यू है। अच्छा, एक क्लैरिफिकेशन और देते हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि ओल्ड टैक्स डिजाइन को अगर आपने एक बार ले लिया तो आप इसको छोड़ नहीं पाएंगे, या छोड़ेंगे तो दोबारा ले नहीं पाएंगे। इसके ऊपर हम समझा देते हैं कि होता क्या है। अगर आपकी बिजनेस इनकम है या प्रोफेशनल इनकम है कोई, तो आपने एक बार ओल्ड डिजाइन को सिलेक्ट करा फाइनेंशियल ईयर 23-24 में, तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा कि इसको छोड़ने का। इसको छोड़ दोगे तो आप दोबारा नहीं ले पाओगे। ये बिजनेस और प्रोफेशनल के लिए है सिर्फ। अगर आपकी इनकम बिजनेस और प्रोफेशन में नहीं है, तो आप हर साल ओल्ड डिजाइन और न्यू डिजाइन को शिफ्ट कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, और बार बार बदल के आप यूज कर सकते हो। तो बस यही ओल्ड डिजाइन और न्यू डिजाइन पर कैलकुलेशंस है। हाँ, फॉर्म 16 और समझा देते हैं। फॉर्म 16 क्या होता है? फॉर्म 16 होता है जो आपका एम्प्लॉयर, अगर आप सैलरीड हो, आप सैलरी कमाते हो और आपका एम्प्लॉयर आपका TDS काटता है, तो वो TDS की रिटर्न फाइल करता है कि हमने इस पर्सन का इतना TDS काटा है। TDS का होता है टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब कि वो एक एस्टिमेट करता है कि इनकी इतनी इनकम है, इसके ऊपर इतना टैक्स बनेगा इनकम टैक्स का। जैसे पांचों हेड डिडक्शन मिला के सब कुछ करके वो कहता है कि इतना टैक्स बनेगा। तो गवर्नमेंट ने एम्प्लॉयर के ऊपर एक लायबिलिटी लगा रखी है कि आपके जितने भी एम्प्लॉइज होंगे, आप उनका TDS काटोगे और जमा करवाओगे। जब वो TDS की रिटर्न फाइल करते हैं, उसके बाद फॉर्म 16 जनरेट होता है। ये फॉर्म 16 आपको मिलता है, तो ये आपकी एक तरीके से TDS डिडक्शन का सर्टिफिकेट होता है कि हमने कितना TDS काटा है, उसकी कंप्यूटेशन क्या है। ऐसे ही दूसरे फॉर्म भी होते हैं, फॉर्म 16A। फॉर्म 16A अदर देन सैलरी होता है। समझ लीजिए आप डॉक्टर हो और आप किसी हॉस्पिटल में जाके अपनी सर्विसेज देते हो, नॉट एज एन एम्प्लॉयमेंट, एज अ प्रोफेशनल, तो वो आपको फॉर्म 16A इशू करेगा। फॉर्म 16 नहीं, क्योंकि वो आपकी सैलरी इनकम नहीं है, वो आपकी प्रोफेशनल इनकम है। तो इसे कहते हैं फॉर्म 16 और 16A TDS। तो जब भी आप रिटर्न फाइल करवाओगे तो इनको चेक करना होता है फॉर्म 16 में क्या मेंशन करा। कुछ फॉर्म्स होते हैं AIS, TIS और 26AS। जो ये तीनों फॉर्म होते हैं AIS, TIS और 26AS, ये आपके इनकम टैक्स पोर्टल से डाउनलोड किए जाते हैं फाइनेंशियल ईयर वाइज। जब आपकी रिटर्न आपका एम्प्लॉयर फाइल कर देगा, तो आपको ऑनलाइन पोर्टल पे जाना है, वहां से AIS, TIS और 26AS फॉर्म को आप डाउनलोड कर सकते हो। इसमें क्या इंफॉर्मेशन होती है? इसमें वो सारी इंफॉर्मेशन होती है जो आपका एम्प्लॉयर, जो आपका बैंक, या आपने किसी को प्रोफेशनल सर्विसेज दी थी, उसने आपका TDS काटा है, तो या फिर आपने कोई मोटर व्हीकल परचेज करी थी, सेल करी है, आपने हाउस प्रॉपर्टी खरीदी, हाउस प्रॉपर्टी बेची है, आपने शेयर ट्रेडिंग करी है, ये सारी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन को, कि सबके ऊपर लायबिलिटी है कि इनकम टैक्स को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करी जाए, बैंक को, एम्प्लॉयर्स को, तो शेयर ट्रेडिंग कंपनी, ब्रोकरेज कंपनी को, ये सारी इंफॉर्मेशन आपकी इनकम टैक्स तक पहुंचाई जाती है।
तो आपको अपने इनकम टैक्स रिटर्न भरने से पहले इनको सबको चेक करना होता है कि इनमें क्या इन्फॉर्मेशन आ रही है ताकि आप फाइल कर सको। EIS और TIS एक ही फॉर्म है, EIS डिटेल फॉर्म है, TIS उसकी समरी फॉर्म है, दोनों में सेम इन्फॉर्मेशन होती है। एक होता है फॉर्म 26AS। 26AS में सिर्फ और सिर्फ TDS की डिटेल आती है, आपका क्या TDS कटा है, किसने काटा है, उसका टैन नंबर, उसकी डिटेल्स, कितना अमाउंट कटा है, किस अमाउंट पे कटा है, ये फॉर्म 26AS में रिफ्लेक्ट करता है। तो आपको उसको चेक करना है TDS अमाउंट के लिए। तो आपको इन हैंड रखने हैं 4 चीजें, फॉर्म 26AS, AIS, TIS और आपका फॉर्म 16 सैलरीड है। अगर आप अदर देन सैलरी है तो आपको PGBP की इनकम को, बैंक स्टेटमेंट को एक बार वेरीफाई कर लेना चाहिए कि बैंक में कितना पैसा आया है। ऐसा नहीं है कि आपने बिजनेस से काफी इनकम कमाई हो तो बैंक स्टेटमेंट काफी रिफ्लेक्ट कर रहा हो। एक छोटा सा कॉमन पॉइंट ये समझिए, जब भी आप रिटर्न फाइल करें तो आपको अपनी बैंक को एक बार एनालाइज कर लेना चाहिए कि बैंक के अंदर एग्जैक्टली कितना कितना पैसा और कहाँ कहाँ से आया हुआ है। तो आपको उनको शो कर देना चाहिए। अगर बिजनेस से है तो बिजनेस ग्रुप में शो करोगे कैलकुलेशन करके, और अदर देन बिजनेस है तो वो आपको अदर देन बिजनेस दिखाना है। जैसे आपके मदर फादर ने आपको 1 करोड़ पे गिफ्ट कर दिए, अब इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगता क्योंकि वो रिलेटिव है। इनकम टैक्स कहता है कि रिलेटिव से अगर कुछ पैसा रिसीव होता है तो उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। रिलेटिव की डेफिनेशन दे रखी है, उस रिलेटिव डेफिनेशन बहुत लंबी है, लीनियर, असेंडेंट, डिसेंडेंट सब कुछ कवर्ड है, ब्रदर सिस्टर, वाइफ, हस्बैंड, तो सब कुछ कवर्ड है। वो बहुत लंबी लिस्ट है। अगर उन लोगों से पैसे रिसीव होते हैं तो वो एग्जाम्प्ट है, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो वो एग्जाम्प्ट इनकम में शो होगा। ये आपको ITR में शो करना चाहिए कि हमने इतना पैसा रिसीव करा है और ये एग्जाम्प्ट है, एग्जाम्प्ट इनकम के रूप में शो करना है आपको। तो ये बेसिक डिटेल इंफॉर्मेशन है। और कोई पॉइंट मुझे याद नहीं आ रहा कि मैं आपको बता सकूं। यही बेसिक इंफॉर्मेशन है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा रिटर्न फाइल करने से पहले। अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ भी पूछना है तो आप कमेंट के थ्रू पूछिए, हम रिप्लाई जरूर करेंगे। थैंक यू।